पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ पार्टिकल इन स्टेप पोटेंशियल। आज हमारा मकसद है, एक पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास है m, जिसका एनर्जी है, जब वो पार्टिकल फ्री स्टेट में है उसका एनर्जी है, टोटल एनर्जी है E, और जब वो पोटेंशियल बैरियर में जब वो एंटर करता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो है V0। और ये कंडीशन दिया हुआ है जो E इज़ लेस देन V0 मीन्स पोटेंशियल ज़्यादा है और पार्टिकल का जो आ रहा है उसका एनर्जी कम है। पोटेंशियल के बारे में बताया गया है, 3 कंडीशन है पोटेंशियल बैरियर में, पहले भी हम लोग देखे हैं। एक है x लेस देन 0, हम लोग फिगर में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल का वैल्यू है 0 फॉर x लेस देन 0। पोटेंशियल का वैल्यू है V0 फॉर x इज़ बिटवीन 0 एंड a, और फिर से पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है फॉर x इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग 3 रीज़न हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, 3 रीज़न। आंसर में हम लोग लिखें एक रीज़न जिसमें पोटेंशियल 0 है उसको रीज़न 1 माने हैं, और ये रीज़न x इज़ लेस देन 0 है। जहाँ पर पोटेंशियल V0 है वो रीज़न को हम लोग क्या माने, x इज़ बिटवीन 0 एंड a, और पोटेंशियल जहाँ पर 0 है उस रीजन को माना है 3, और वो है x इज़ ग्रेटर देन a। तो इजीली हम लोग समझ जाएंगे, फिगर देखने से हम लोग समझ जाएंगे। ये है हमारा फिगर, इसमें बताया गया है जो ये है हमारा पोटेंशियल बैरियर, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है। जो पार्टिकल आ रहा x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा माने जा रहा हो, अभी वो रीजन 1 में है तो उसका जो टोटल एनर्जी है E, लेकिन जिस बैरियर में वो जाना चाह रहा मीन्स रीजन 2, पूरा रीजन 2 बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर इसको हम लोग बोलते हैं। 2 स्टेप पोटेंशियल है या डबल स्टेप पोटेंशियल है। इस बैरियर का थिकनेस है A, और इस बैरियर का जो पोटेंशियल है वो है V0, और कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक है। फिर रीजन 3 में अगर वो पार हो गया रीजन 3 में, तो क्या होगा ना, फिर से वो फ्री हो जाएगा और उसका जो पोटेंशियल बैरियर जो है वो नहीं रहेगा, वो 0 होगा, मीन्स Vx इक्वल टू 0। तो दो व्यू पॉइंट है। क्लासिकल व्यू पॉइंट के आधार पर, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं चूँकि पार्टिकल जो आ रहा उसका एनर्जी कम है और बैरियर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए पार्टिकल क्या होगा, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहीं से पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके बैक चला जाएगा। यह है क्लासिकल व्यू पॉइंट। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रो पार्टिकल के बारे में अगर बात करें, जैसे हम लोग स्टेप पोटेंशियल में डिटेल्स में पिछला वीडियो में हम लोग बात किए हैं, पिछला क्लास में हम लोग बात किए हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल व्यू पॉइंट कुछ अलग है। चूँकि पार्टिकल जो है इन मोशन है और वो बिहेव करता है एज ए वेव, सम वेव प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, इसीलिए अब हम लोग जिस तरह से क्लासिकली देख रहे थे क्वांटम मैकेनिकली उस ढंग से देखने से हम लोग को नहीं होगा। तीनों रीज़न के लिए हम लोग को स्क्रॉडिंजर का अलग अलग इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम लोग चूँकि हम लोग जानते हैं जो हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसलिए स्क्रॉडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन d2ψ/dx² 2m/h² e माइनस v इक्वल टू 0, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रीजन 1 के लिए मीन्स x इज़ लेस देन 0, जहाँ का पोटेंशियल Vx इक्वल टू 0 है, तो v के जगह में हमको 0 पुट करना पड़ेगा, ओनली बचेगा E। लेकिन पहला रीजन में हम लोग वेव फंक्शन को ψ1 से हम लोग डिनोट करेंगे, तो del2 ψ1/del(x²) 2m/h², भी तो 0 है, e ψ1 इक्वल टू 0,
और ये वाला पार्ट 2m/h² इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं k1²। k1 है प्रोपागेशन कांस्टेंट, k1² इक्वल टू 2m/h²। तो हम लोग पहले भी देखे हैं ये जो इक्वेशन जो हमारा जो 2 इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का 2 पार्ट होगा। एक है a e⁻ik1x प्लस b e⁻−ik1x। तो k1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2me/h², या तो मोमेंटम के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। कुछ कुछ किताब में मोमेंटम के टर्म में भी लिखा हुआ है। तो अब ये जो इसका मीनिंग है, मीन्स यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं a और b ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म जो बता रहा है इक्वेशन, इसको 3 नाम दिए, 3 का फर्स्ट टर्म बता रहा है इंसिडेंट वेव को, और सेकंड टर्म बता रहा है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव को। तो पहला रीज़न यहाँ के लिए हम लोग को स्क्रॉडिंजर का इक्वेशन ये मिला, और इसका 2 पार्ट है। ये बोल रहा वेव जा रहा और ये बोल रहा वेव रिफ्लेक्ट कर जा रहा। अब रीज़न 2 ये पार्ट है इंसिडेंट वाला पार्ट, IN मैंने इंसिडेंट और RE मैंने रिफ्लेक्टेड, ये पार्ट है रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट। अब हम लोग रीज़न 2 में अगर हम लोग जाएंगे, रीज़न 2 में मीन्स बैरियर के अंदर में 0x इज इक्वल टू 0 to a, यहाँ पर पोटेंशियल जो बैरियर है उसका जो हाइट है वो है v0। यहाँ पर का वेव फंक्शन को ψ2 मानेंगे। तो v के जगह में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में जो ये जो था हमारा v के जगह में हम लोग लिखेंगे v0। इसको चूँकि हम लोग पहले ही माने हैं जो v0 है बड़ा, e है छोटा हमारा, तो e-v0 वो नेगेटिव में आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग e-v0 को -v0 - e भी लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट 2m/h×v0 - e, इसको हम लोग ले रहे हैं 2m/h×v0 - e को हम लोग ले रहे हैं k2²। तो ये माइनस आ गया, तो ये बाद बाकी चीज़ को हम लोग लिखेंगे k2²। अब इस तरह का इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग को 2 पार्ट मिला था, a × e⁻⁴ कुछ प्लस b × e⁻⁴ कुछ, यहाँ पर भी हम लोग को 2 पार्ट हम लोग को मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन में। तो ψ2 का 2 पार्ट है, एक है c⁻−k2x प्लस d⁻k2x। तो ये जो c और d हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इसका जो 2 पार्ट है, 2 पार्ट जैसे वहाँ पर भी पहला जो पार्ट था वो इंसिडेंट को बता रहा था, दूसरा जो पार्ट रिफ्लेक्टेड को बता रहा है, यहाँ पर भी दोनों पार्ट सेकंड रीजन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को ही बताएगा। अब रीजन फिर से 3 में हम लोग चले जाते हैं। 3 रीजन में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा x इज ग्रेटर देन a, पोटेंशियल को 0 मानिए, और रीजन 3 में साई को डिनोट करते हैं ψ3 से। तो स्क्रॉडिंजर का जो हमारा इक्वेशन है जो हम लोग पहले भी लिखे थे, ये देखिए d2ψ/dx² 2m/h² e-v ψ। v के जगह में यहाँ पर तो 0 लिखना पड़ेगा, तो d2ψ3/dx² प्लस 2me/h² ψ3 इक्वल टू 0। और इसी के जगह में हम लोग लिखेंगे, चूँकि पहले भी हम लोग ये देखिए k1² के जगह में 2me/h² लिखें, यहाँ पर भी 2me/h² के जगह में लिखेंगे k1²। तो k1² बराबर इतना, जैसे रीजन 1 में था वैसे ही। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ψ3 इक्वल टू कांस्टेंट f और g लेंगे e⁻ik1x और g⁻−ik1x। तो ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट रीजन 3 के बारे में, ये दोनों पार्ट हम लोग को बता रहा। ये रीजन 3 के बारे में ये जो पार्ट बता रहा, रीजन 3 के बारे में, जैसे द फंक्शन g रिप्रेजेंट ए वेव मूविंग टू लेफ्ट इन -x डायरेक्शन। मीन्स ये पार्ट हमारा बता रहा ट्रांसमिट कर गया जो रीजन 3 में, और ये वाला पार्ट बता रहा रीजन 3 से जो रिफ्लेक्ट कर रहा। लेकिन रीजन 3 से तो रिफ्लेक्ट करने का चांस नहीं है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकता, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकता, लेकिन रीजन 3 से और रिफ्लेक्ट करने का चांस नहीं है। तो ये जो पार्ट है चूँकि रिफ्लेक्ट करने का चांस और नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, g इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ψ3 इक्वल टू इतना हमारा हो गया f(e⁻ik1x)। तो ये ट्रांसमिटेड वेव को ही बता रहा है। तो रीजन 3 में हमारा रिफ्लेक्टेड वेव नहीं मिलेगा, रीजन 3 में ओनली हम लोग को ट्रांसमिटेड वेव ही हम लोग को मिलेगा। अब हमारा जो कुछ कांस्टेंट जो हम लोग को मिल रहा है a b c d f, g तो 0 हो गया,
ये कांस्टेंट को हम लोग बाउंड्री कंडीशन के आधार पर डिटरमाइन करेंगे, जैसे स्टेप पोटेंशियल में ही हम लोग किए थे। तो बाउंड्री में, जैसे ये बाउंड्री में, बाउंड्री के इस पार साई 1 है, बाउंड्री के इस पार साई 2 है, तो बाउंड्री में एट x इक्वल टू 0 मीन्स बाउंड्री में हम लोग क्या बोल सकते हैं, साई 1 इक्वल टू साई 2। इस बाउंड्री में हम लोग क्या बोल सकते हैं, साई 2 इक्वल टू साई 3 मीन्स एट x इक्वल टू 0 साई 1 इक्वल टू साई 2, एट x इक्वल टू a हम लोग क्या बोल सकते हैं, साई 2 इक्वल टू साई 3 मीन्स बाउंड्री के इस पार साई 2 है, बाउंड्री के इस पार साई 3 है, लेकिन बाउंड्री में साई 2 इक्वल टू साई 3 और यहाँ पर x इक्वल टू 0 में साई 1 इक्वल टू साई 2। अगर इलोंग सेम है तो इलोंग का टाइम डेरिवेटिव भी जो है वो भी हमारा सेम रहेगा, मीन्स डेल साई 1 बाई डेल टी इक्वल टू डेल साई 2 बाई डेल टी एट x इक्वल टू 0। इस ढंग से हमारा हो जाएगा। तो सॉरी, डेल साई 1 बाई डेल एक्स, डेल टी नहीं, डेल साई 1 बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 2 बाई डेल एक्स, और यहाँ पर डेल साई 2 बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 3 बाई डेल एक्स बाउंड्री में हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक नंबर में वेव फंक्शन साई बाउंड्री में कंटिन्यूस होगा, मीन्स पहला जो बाउंड्री x इक्वल टू 0 में साई 1 इक्वल टू साई 2 होगा, मीन्स साई 1 x इक्वल टू साई 2 x। x तो हम लोग 0 माने, तो साई 1 का जो वैल्यू आया था आप लोगों को याद होगा, साई 1 का वैल्यू आया था क्या, a e टू द पावर k1x प्लस b e टू द पावर माइनस i k1x, ये आया था साई 1 का। और साई 2 का जो वैल्यू हम लोगों का आया था वो भी आप लोगों को याद होगा, साई 2 का वैल्यू हम लोग हाँ ऊपर लिए थे, साई 2 इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस k2x प्लस डी ई टू द पावर k2x। तो साई 1 इक्वल टू जब साई 2 हम लोग लिए हैं, साई 1 0 इक्वल टू साई 2 0, तो साई 1 का वैल्यू लिख दीजिए, साई 2 का वैल्यू लिख दीजिए, खाली x के जगह में हम लोग को 0 पुट करना पड़ेगा। तो x के जगह में अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये बचेगा a, ये बचेगा प्लस b, ये c प्लस d, तो a प्लस b इक्वल टू c प्लस d। इसी ढंग से, बहुत ही आसान है, इसी ढंग से 2 नंबर में सेकंड बाउंड्री को लेंगे हम लोग। यहाँ पर इस जगह में एट x इक्वल टू a हमारा क्या होगा ना, साई 2 0 इक्वल टू साई 3 0, सॉरी साई 2 a इक्वल टू साई 3, क्योंकि x इक्वल टू a हम लोग लिए, तो साई 2 a इक्वल टू साई 3 a। तो साई 2 का जो वैल्यू हम लोग जो लिए थे, ये वाला साई 2 का वैल्यू डाल देंगे, और साई 3 में तो ओनली हम लोग को एक टर्म मिला, एक टर्म, तो ये हम लोग साई 3 हम लोग लिख देंगे। तो x के जगह में साई 2 क्या था, c टू द पावर माइनस k2x, x के जगह में a डालेंगे, यहाँ पर भी a डालेंगे, यहाँ पर भी a डालेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा। फिर 3 नंबर हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन साई माने डेल साई बाई डेल एक्स, ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 में। तो हम लोग साई 1 का जो वैल्यू आया था उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते x के साथ, तो x के साथ डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, डी साई 1 बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट है i k1x, तो इधर में निकल जाएगा i k1x, इधर में निकल जाएगा माइनस सॉरी i k1, x का कॉफिशिएंट है i k1, इधर निकल जाएगा i k1, इधर निकल जाएगा माइनस i k1। तो देखिए हम लोग का क्या बचेगा, i k1 बाद बाकी जो है, फिर सेकेंड टर्म में बचेगा माइनस i k1, फिर जो है वही लिख रहे हैं। साई 2 वाला में जो हमारा था, साई 2 वाला में उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या ना, देखिए x का जो कॉफिशिएंट है माइनस k2 है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है k2, तो एक बार हम लोग को लिखेंगे माइनस k2, एक बार हम लोग को लिखना पड़ेगा k2, कहाँ पर x इक्वल टू 0 में। तो x इक्वल टू 0 भी हम लोग पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, i k1a, i k1 इंटू ए, यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 तो माइनस i k1b, तो माइनस i k1b कॉमन लेकर के लिख दिए, यहाँ पर भी उसी टाइप से x इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे तो ये बचेगा, यहाँ से a माइनस b इक्वल टू i k1 को नीचे में हम लोग डिवाइड कर देने से ये होगा, और हम लोग इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का मतलब आई स्क्वायर, तो इसके जगह में आई स्क्वायर और नीचे में आई है, आई स्क्वायर और आई कट के ऊपर में आई बच गया, ये एक ठो इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बन रहा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू
मल्टीपल ऑफ सी माइनस डी IK2/K1। तो यहाँ से इसको अगर ऐड करेंगे तो ए का वैल्यू इसी टाइप से सॉल्व करने से बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब थर्ड कंडीशन तो हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होगा x इक्वल टू 0 में, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होगा x इक्वल टू a में। तो x इक्वल टू a में साई 2 और साई 3 तो बराबर था, उन लोगों का भी फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होगा। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में तो हम लोग को क्या मिलेगा, बहुत ही ईजी है डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू a में। तो x की जगह में a पुट कीजिए और उसके बाद खाली उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप लोग कर दीजिएगा। तो इसमें हमारा जो K2 है, ये K2 को कॉमन ले लेने से इधर में K2 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि पहले ही मैंने बोला था, जो हम लोग को एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करते जाना है और वैल्यू सब निकालते जाना। जैसे एडिंग इक्वेशन 13 एंड इक्वेशन 15। तो ये इक्वेशन हमारा 15 है, ये जो इक्वेशन है 15, और पहले हम लोग का जो आया था ये इक्वेशन है हमारा 13। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को ऐड कर देना है। तो आप लोग कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। अब तो जस्ट कैलकुलेशन है, उसी को फॉलो करना है। एडिंग इक्वेशन 13 एंड 15 ऐड करने से ये हो जाएगा। उसी टाइप से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 15 फ्रॉम 13, एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर अगेन एडिंग इक्वेशन 14 एंड इक्वेशन कितना 17, ये हमारा आ रहा। इसको और 14 को ऐड करना, ऐड करने से मीन्स C+D, इसको C+D को ऐड करने से ये हमारा कॉमन टर्म आ जा रहा है। इसको सजा करके इस ढंग से लिख सकते हैं। तो ये तो कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये भी साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये आ गया। इसी टाइप से सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को इससे, तो C माइनस डी का हम लोग को ये मिल जाएगा। और C+D हम लोग को C+D का वैल्यू जो कि हम लोग को इक्वेशन 18 में मिल रहा है उसको 12 में डालना है। तो 12 में डालने से 12 इक्वेशन क्या था, a+b इक्वल टू C+D। तो a+b इक्वल टू C+D का जो वैल्यू आया हमारा उसको पूरा लिख दीजिए। फिर और एक इक्वेशन आया था a माइनस बी इक्वल टू IK2/K1 C माइनस डी, एक याद होगा, उसमें पुट कीजिए और इसको सॉल्व करने से, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से a का वैल्यू, और फिर हम लोग को, हम इसको डिटेल्स में नहीं जा रहे, फिर हम लोग को b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब एकदम लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग को अगर बोलेगा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट डिराइव करें, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का जो स्क्वायर है, मोड का जो स्क्वायर है, और दूसरा जो इंसिडेंट वेव है उसका। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो हमारा होगा, अगर हम लोग इस टर्म में भी लिखे रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट, ये रिफ्लेक्टेड डेंसिटी करंट है, इंसिडेंट डेंसिटी करंट है। रिफ्लेक्टेड डेंसिटी करंट का ये फार्मूला है, इंसिडेंट डेंसिटी करंट का ये फार्मूला, इसको अगर हम लोग पुट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा है क्या ना, रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये तो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का था, आप लोगों को याद होगा पहले ही जो हम लोग लिए थे। ये पार्ट था रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये पार्ट था इंसिडेंट पार्ट। तो इसको और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को साथ में लेना है। इसीलिए ये वाला फार्मूला लिखने के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं, बी और बी स्टार, ए और ए स्टार। तो बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, बी स्टार जो होगा उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा, बी के जगह में देखिए ये वाला हूबहू हम लोग डाल दिए इनटू, जब बी स्टार हम लोग डालें तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बने माइनस आई अगर है तो प्लस आई हो जाएगा, बाद बाकी जितना का उतना ही रहेगा। माइनस के जगह में खाली ओनली प्लस आ जाएगा, माइनस आई के जगह में प्लस आई और आई के जगह में माइनस आई, इतना ही खाली अंतर आएगा। और नीचे में क्या है, ए है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ए का भी वैल्यू हम लोग निकाले, उसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डाल दीजिए।
डालने के बाद हम लोग को सॉल्व करने से ये वैल्यू मिलेगा, इसको आगे सॉल्व करते जाने से ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। ज़्यादा हम लोग को पूछता है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर रिफ्लेक्शन ही होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहा है क्या, ट्रांसमिशन का भी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का मतलब क्या, ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट और इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट। जैसे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट माने क्या, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट। तो यहाँ पर जो एफ और जो एफ स्टार है और नीचे में ए इंटू ए स्टार है, तो ए इंटू ए स्टार तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। और इस पार्ट में देखिए ए इंटू ए स्टार का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और एफ स्टार का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग को 1 मिल रहा। इसी को फर्दर अगर हम लोग एफ और एफ स्टार को हम लोग लिखेंगे, एफ का भी तो वैल्यू है, उसका स्टार अगर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो ए और ए स्टार का ये वैल्यू है, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं उसको। और थोड़ा सा आगे बढ़ने से हम लोग को ऐसा मिल जाएगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होगा। और फाइनली हम लोग K1 स्क्वायर और K2 स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट करेंगे, आप लोगों को याद होगा कांस्टेंट हम लोग प्रोपागेशन कांस्टेंट K1 K2 हम लोग लिए थे। K1 स्क्वायर का ये वैल्यू लिए थे, K2 स्क्वायर का हम लोग ये वैल्यू लिए थे। ये दोनों को अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो फाइनली हम लोग को ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ये मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये काम आ सकता है। तो मैथमेटिकल जो पार्ट था उसको मैं सॉल्व करके दिखाया नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा उसको अगर मेहनत करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। खाली जो उसका जो फिजिक्स है इसी को मैं डिस्कस किया आज के वीडियो में, इतना ही।